नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। पिछली परीक्षाओं में अर्थात PYQ प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि परीक्षा में इन प्रश्नों के माध्यम से जो भी कोई तथ्य पूछ लिया जाए आप सभी उसका सही आंसर कर सको और परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सको। क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या NTA नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी या भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से, प्रश्न नंबर 26 से, क्योंकि 25 तक इस सीरीज़ के हम प्रश्नों को कर लिए थे हमने। मैराथन क्लास हमारी 18 नंबर की रहेगी आज की क्लास। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो काशीनाथ सिंह का इनमें से कौन सा उपन्यास है ये आपको बताना है और नहीं में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का नहीं है या है। इस प्रकार से प्रश्न आजकल परीक्षाओं में अधिक देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। तो रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है और अन्य उपन्यास किस साहित्यकार के हैं ये भी हम देख लेते हैं। एक ब्रेक के बाद जो है अलका सारवगी का उपन्यास है। चाक जो उपन्यास है वो मैत्री पुष्पा जी का है और ग्लोबल गांव का देवता जो उपन्यास है रणेंद्र जी का है। तो इन सभी उपन्यासों को भी आपको ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 27। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद नामक निबंध के रचयिता निम्नलिखित में से शांति प्रिय द्विवेदी जी है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28 वही देख लेते हैं। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज जो रचना है वो निम्नलिखित में से जीवनी है। जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? ये सुधा चौहान जी द्वारा लिखी गई, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन पर लिखी गई ये जीवनी है। और इनकी पुत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो की पुत्री है सुधा चौहान। तो सुधा कुमारी चौहान की पुत्री ने, जो कि सुधा चौहान नाम है, उन्होंने इस कवयित्री पर सुभद्रा कुमारी चौहान पर मिला तेज से तेज नामक जीवनी लिखी है और ये राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो एक पत्नी के नोट्स नामक जो रचना है वो है ममता कालिया जी की। एक पति के नोट्स नामक जो रचना है वो है महेंद्र भल्ला के। महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स। अगर एक पति के नोट्स पूछ लिया जाए तो महेंद्र भल्ला जी के हैं, लेकिन अगर एक पत्नी के नोट्स नामक रचना पूछ ली जाए तो ये ममता कालिया जी की रचना है। कहानी संग्रह देख लेते हैं ममता कालिया जी की। तो देख लेते हैं इनमें से कहानी संग्रह है छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कोए, 25 साल की लड़की। उनके उपन्यास है ममता कालिया जी के बेघर, नरक दर नरक, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स नामक जो रचना है ये इनके उपन्यास विधा की रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है किस विधा की रचना है। उसके बाद जो है अंधेरे का ताला, दुखम सुखम, ये सभी रचनाएं जो हैं उपन्यास संबंधी ममता कालिया जी की हैं और ये इनके ऊपर जो दिए गए हैं ये इनके कहानी संग्रह है। इनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। कविता संग्रह भी देख लेते हैं। खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूँ, नरक दर नरक, प्रेम कहानी। और नाटक में शामिल है इनके यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे। और संस्मरण है इनके कितने शहरों में कितनी बार। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इनके द्वारा लिखा गया संस्करण कितने शहरों में कितनी बार नामक संस्मरण जो है किसके द्वारा लिखा गया है?
तो ममता कालिया जी का ये संस्मरण है। महेंद्र बल्ला द्वारा लिखित उपन्यास एक पति के नोट्स, जिसका उल्लेख हिंदी उपन्यास के इतिहास में ज़रूर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बताया था। एक महेंद्र बल्ला जी द्वारा लिखा गया पति के नोट्स, एक पति के नोट्स नामक रचना महेंद्र बल्ला जी द्वारा लिखी गई, और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया जी की। आई होप आपको इनको बार बार रिवीजन करने के साथ ये आपको याद भी हो गए होंगे। तो इसीलिए तथ्यों की अगर बार बार आप रिवीजन करोगे तो ही आपको परीक्षा में वे तथ्य याद रह पाएंगे। अन्यथा जितना हम पढ़ लेंगे वे जो है, जब हम दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे उन तथ्यों को, तो कहीं ना कहीं परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा या ये होगा। तो इसलिए आपको तथ्यों की रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सको और किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 30। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा जी का पहला कहानी संग्रह जो है वो है, आप सभी को पता है, परिंदे नामक, जो कि 1859 ईस्वी में प्रकाशित निर्मल वर्मा जी द्वारा परिंदे पहला कहानी संग्रह लिखा गया। रात का रिपोर्ट, एक चितड़ा सुख, लालटीन की छत, वे दिन उनके बहुचर्चित उपन्यास है। ये इनके जो है निर्मल वर्मा जी के उपन्यास है। उनका अंतिम उपन्यास जो है 1990 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा जी का अंतिम उपन्यास पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? अंतिम अरण्य। एक सेकंड भाई। उसके बाद बढ़ते हैं, उनकी 100 से अधिक कहानियाँ कई कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई, जिसमें परिंदे और कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख इनके कहानी संग्रह है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 31। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास आप सभी को पता है, शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी से ही कई बोलियां निकल कर आई, जिसमें कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, जो ये कन्नौजी काफ़ी बोलियां हैं। तो देख लेते हैं, ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह यह भी संस्कृत से जन्मी है। तो ये पूछ लिया जाए कि ब्रज भाषा की जननी कौन सी भाषा है, तो संस्कृत ही मानी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। जैसे कि ब्रज भाषा में जो साहित्य उपलब्ध है आप सभी को पता है, जैसे कि हम आदिकाल में बात करें तो आदिकाल में ब्रज भाषा संबंधी इतनी रचनाएं नहीं मिली, लेकिन कुछ शब्द हमें पृथ्वीराज रासों में ब्रज भाषा से संबंधित देखने को मिलते हैं। बात करें भक्ति काल में जो है पूरा का पूरा जो सूरदास जी द्वारा लिखा गया एक भक्ति काल के प्रमुख कवि ब्रज भाषा संबंधी सामने आए, जैसे कि सूरदास जी ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में शामिल है, और नंददास जी भी जो है ब्रज भाषा में रचना करते थे। और उसके बाद जो है सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जब हम देखें तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में की गई और कुछ रचनाएं उन्होंने अवधी भाषा में की। तो जैसे कि उनकी रचना विनय पत्रिका हुई, कवितावली हुई, गीतावली हुई, ये काफ़ी सारी रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। और उसके बाद जब हम रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल के अंतर्गत जो है पूरा का पूरा रीतिकाल ब्रज भाषा में लिखा गया। तो ये आपको पता ही है। तो उसके बाद आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग तक ब्रज भाषा हमें रचनाएं की जाने लगी। फिर जो है द्विवेद युग में जा कर के खड़ी बोली का विकास हुआ, आगे चल के खड़ी बोली में रचनाएं की जाने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रचुर इस भाषा में जो है यानी कि ब्रज भाषा में प्रचुर हिंदी साहित्य उपलब्ध हमें देखने को मिलता है, उपलब्ध होता है या देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है वो अवहट मानी जाती है।
अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप या उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट दिया जाता है। यानी कि उत्तरकालीन एक है अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था, एक है उत्तरकालीन अवस्था। पूर्वकालीन अवस्था यानी कि अपभ्रंश की जो पहले की अवस्था है वो थी प्राकृत, और अपभ्रंश की जो बाद की अवस्था रही वो अवहट नाम दिया गया उसे। हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 भाई, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर है? अपभ्रंश में जो है निम्नलिखित में से 8 स्वर माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही निम्नलिखित में से जो है बिहार की बोली मानी जाती है। मगही बोली बिहार में बोली जाती है। हिंदी की अनेक बोलियाँ उपभाषाएँ है। भारत में कुल 18 बोलियाँ हैं, जिसमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमायूनी और मगही आदि प्रमुख है। और इनमें कुछ अत्यंत उच्च श्रेणी में साहित्य रचे गई है, जैसे कि कुछ भाषाओं में, जैसे कि हमने देख ही लिया था, ब्रज भाषा में साहित्य लिखा गया प्रचुर मात्रा में। हिंदी साहित्य जो लिखा गया वो काफ़ी ब्रज भाषा में लिखा गया। फिर अवधी भी प्रमुख रही है रचना के देखें तो। अवधी जैसे कि रामचरितमानस जो भक्ति काल के अंतर्गत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया। जो इन 18 बोलियों में जो है ब्रज भाषा और अवधी भाषा में ब्रज भाषा और अवधी बोली में जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमें साहित्य देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 35, भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद आप सभी को पता है, दोहा होता है। दोहा या दूहा भी कहा जाता है। जिस प्रकार प्राकृत को गाथा या गाहा बंद कहा जाता है, उसी प्रकार जो है अपभ्रंश को दूहा या दोहा बंद कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37, आगरा का बोली क्षेत्र बताइए। तो आगरा का जो बोली क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से ब्रज भाषा है। धीरेन्द्र वर्मा ने जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा निष्कृष्ट कन्नौजी क्षेत्र को ब्रज के क्षेत्र से अलग नहीं माना है। धीरेन्द्र वर्मा जी, जिन्होंने जो है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य नामक इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने कानपुर तक ब्रजभाषाई क्षेत्र ही रहा है, और उनके अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुंदेलशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली जिले के क्षेत्र जो है ब्रजभाषा में आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अवधी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लक्ष्मीपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाश्वती तथा फतेहपुर। और खड़ी बोली के क्षेत्रों में शामिल हैं मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया, पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़ी। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली एक अत्यंत मधुर व सरस बोली है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 38, मुल्ला वजी की रचना बताइए। तो कुतुब मुस्तरी जो है मुल्ला वजी की रचना है। मुझे ये लग रहा है भाई कि ये प्रश्न हमारे रिपीट हो गई है शायद,
तो पहले हम कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, क्योंकि तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। प्रश्न नंबर 39, प्रताप शाही के रचनाकार नहीं है। इनमें से प्रताप शाही के जो रचनाकार है वो है नवरस तरंग नहीं है, और अन्य जो रचनाएं है काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी, तीनों के तीनों प्रताप शाही जी की रचनाएं है। बेनीपुरी परवीन की रचना है नवरस तरंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो छत्र प्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार लाल कवि है। तो देख लेते हैं, लाल कवि ने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र छत्र प्रकाश यानी 2 चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। छत्र प्रकाश पुस्तक छत्रसाल का संवत 1764 तक का जीवंत वृत्तांत इसमें दर्शाया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से नीतिकार कवि कौन नहीं है? तो इनमें से जो है गिरिधर कवि राय नीतिकार कवि नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन से लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो इनमें से जो है लल्लू लाल और सैदल मिश्र, इन दोनों कवियों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत जो है लल्लू लाल को भाखा मुंशी का पद प्राप्त था, इसलिए उन्हें भाखा मुंशी कहा जाता था। उसके बाद जो है भाखा मुंशी कहा जाता था लल्लू लाल जी को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, गिलक्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था। कई बार ये पूछा जाता है, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो गिलक्राइस्ट को। नासिकेतोप खान की रचना सैदल मिश्र जी द्वारा 1803 में की गई। इसकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है। कई बार नासिकेतोप खान की जो रचनाकार पूछ लिया जाता है और ये पूछ ली जाती है इनकी भाषा इनकी जो भाषा क्या रही? तो इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ। नासिकेतोप खान की रचना सैदल मिश्र जी द्वारा 1803 में की गई। सैदल मिश्र उन दिनों कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। यह पुस्तक भी पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति की गिलक्राइस्ट की कोशिशों का ही परिणाम माना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में जो स्थित प्राच्य विद्या एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र माना जाता है। इनकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली की अध्यक्षता में की गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे, इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का भी अनुवाद हुआ। शिक्षा दीक्षा के लिए जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में वेल्लेस्ली ने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की और बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में परिवर्तित हो गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे, गारसा दातासी जी द्वारा हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो उन्होंने ये जो है फ्रेंच भाषा में ग्रंथ लिखा, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने के प्रथम सूत्रपात जिन्होंने किया वे साहित्यकार गारसा दातासी ही माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इस द्वार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान माना जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हिंदी कवि रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी की ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। हिंदी कोविद रत्नमाला जो श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है भाई। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। हिंदी साहित्य एक परिचय त्रिभुवन सिंह का है। और हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है वासुदेव सिंह का है। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ है शिव कुमार सिंह वर्मा जी की, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला? तो ये निकाला वर्ष 1836 में। उसके बाद देख लेते हैं इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से जो है भारत सौभाग्य नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, बल्कि ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का है। भारतेंदु जी का जन्म आपको पता ही है 9 सितंबर 1850
मृत्यु 6 जनवरी 1885 को। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार भी माने जाते हैं। भारतेंदु बाबू जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मूल नाम जो है हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनको उपाधि प्राप्त थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनका मूल नाम जो पूछ लिया जाए तो केवल हरिश्चंद्र आएगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 47। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो मासिक पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा नागरिक पश्चाणी पत्रिका। बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप और सरस्वती तीनों के तीनों पत्रिकाएं मासिक पत्रिका है। तो बाला बोधनी आपको पता ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा निकाली गई महिलाओं से संबंधित पत्रिका है। हिंदी प्रदीप के रचनाकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी है, और संपादक है, रचनाकार नहीं संपादक। और सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। और शुरुआत में पूछे जाए तो चिंतामणि घोष जी, और जो है उसके बाद आए श्याम सुंदर दास जी। कई विद्वानों ने सरस्वती पत्रिका में के संपादन में अपना योगदान दिया था। उसके बाद नागरिक पश्चाणी पत्रिका के संपादक पूछ लिया जाए तो जो है ये त्रिमासिक पत्रिका रही है। श्याम सुंदर दास, महामहोपाध्याय और सुधाकर द्विवेदी, कालीचरण दास और राधा कृष्ण दास इसके संपादक थे नागरिक पश्चाणी पत्रिका के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म वर्ष 2011 नहीं है भाई, ये 1911 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो गया, तो 1911 में हुआ। तो 1911 में किन इन साहित्यकारों में से इनका जन्म हुआ था? तो आंसर आपको पता ही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नागार्जुन जी, और अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर। इनका जन्म जो है 1911 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देख लेते हैं आगे, और अन्य जो यहाँ पर साहित्यकार दिए गए हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ। दिनकर जी का जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ। राम कुमार वर्मा जी का जन्म 1905 में, ये आपको ध्यान रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, महादेवी वर्मा 1907, मुक्तिबोध 1917, त्रिलोचन भी 1917, भैरव प्रसाद गुप्त जी 1918, उपेंद्र नाथ हस्क जी है 1910, विषम साहनी जी 1915। इन सभी साहित्यकारों के जन्म वर्ष को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न जो है जन्म वर्ष संबंधी अवश्य पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार जो है शांति प्रिय द्विवेदी। उसके बाद और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न तो आपको यहाँ से अवश्य ही देखने को मिलेगा। उपनाम से संबंधित साहित्यकारों का उपनाम और उनका वास्तविक नाम भी देख लेते हैं। जल्दी जल्दी इनको भी रिवीजन कर लेते हैं ताकि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। बढ़ते हैं आगे। अब्दुल हसन जो है यमुनुद्दीन खुसरो नाम है अमीर खुसरो जी का। तो अमीर खुसरो जो हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत आने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनका उपनाम है अमीर खुसरो और तोताई हिंद भी कहा जाता है। तो अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है अमीर खुसरो जी का, और तोताई हिंद के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उपनाम है आत्माराम। आत्माराम पूछ लिया जाए किस साहित्यकार का नाम है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हेमचंद्र जी का, जो कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता माने जाते हैं, कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है इन्हें। आनंदी लाल जो है जैनेन्द्र हिंदी साहित्य के साहित्यकार जैनेन्द्र का जो वास्तविक नाम है वो आनंदी लाल है। जैनेन्द्र जी जिन्होंने परख सुनीता त्यागपत्र नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं भाई, आनंदी लाल इनका वास्तविक नाम है, जैनेन्द्र इनका उपनाम है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है जैनेन्द्र का वास्तविक नाम क्या है, तो आनंदी लाल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं
अब्दुल रहीम खान खाना जो नाम है वो है रहीम जी का। उसके बाद है अंबिका दत्त व्यास इनका उपनाम है। अंबिका दत्त इनका वास्तविक नाम है, जो कि हम हिंदी साहित्य में अंबिका दत्त व्यास के नाम से जानते हैं। उदयनाथ जो कि काली त्रिवेदी जी के पुत्र हैं, उनका उपनाम है कविंदर। उपेंद्र नाथ जो है उनका वास्तविक नाम है, लेकिन अस्क इनका उपनाम है, जो कि हिंदी साहित्य में उपेंद्र नाथ अस्क ये जो पूरे नाम से जाने जाते हैं। तो अस्क पर इस प्रकार से आपको जो है ये उसके अंतर्गत उसमें देखने को मिलेगा इन्वर्टेड कॉमा में। तो आपको ध्यान रखना है, ये अस्क जो है इनका उपनाम है, उपेंद्र नाथ इनका वास्तविक नाम है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ये आपको पता ही है, केशव दास जी को कहा जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ये अज्ञे जी को कहा जाता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद कमलेश्वर जी है। कमलेश्वर जी का वास्तविक नाम है कैलाश सक्सेना, जो कि हिंदी साहित्य में कमलेश्वर जी नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो अपने उपनाम से अधिक प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य में, वास्तविक नाम से नहीं जाने जाते। तो उपनाम से अधिक जाने जाने वाले जो है कमलेश्वर जी जो है कैलाश सक्सेना जी का उपनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ अग्रवाल जी का केन का कवि कहा जाता है, और कांता पांडे जी को चोच के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कन्हैया लाल मिश्र जी है, उन्हें प्रभाकर इनको उपनाम दिया गया है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर पूरे नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मिश्र जी को प्रभात कहा जाता है। और जो है कृष्ण देव पांडे कोड को बेडब बनारसी के नाम से जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कई बार, कृष्ण देव प्रसाद गौड़ को जो है किस नाम से जाना जाता है, या बेडब बनारसी से हिंदी साहित्य में किस साहित्यकार को जाना जाता है, तो कृष्ण देव प्रसाद गौड़ को। उसके बाद वाणी का डायरेक्टर कहा जाता है कबीरदास जी को। वाणी का डायरेक्टर किसे माना गया है, कबीरदास जी को। और किन्होंने कहा कबीर को वाणी का डायरेक्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है, द्विवेदी, इन्होंने कबीरदास जी को वाणी का डायरेक्टर कहा है। सदुकड़ी भाषा कबीरदास जी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास जी रहे हैं। उसके बाद किशोरी दास वाजपेयी जी को जो है हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। गिरिजा कुमार माथुर को जो है इंद्रिय का कवि भी माना जाता है। इंद्रियता का कवि किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है गिरिजा कुमार माथुर जी को। और गहमरी नाम से जाने जाते हैं गोपाल राम, जो कि हिंदी साहित्य में पूरे नाम से प्रसिद्ध है। गोपाल नाम गहमरी नाम से जाने जाते हैं। तो गहमरी जो है इनका उपनाम है गोपाल राम जी का, जिन्हें जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक भी जो कि जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक रहे हैं। उसके बाद कुमार विमल को धूमधर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है। बुद्धिसेन इनका वास्तविक नाम है। रीतिकाल के अंतर्गत रीतिमुक्त काव्यधारा में आने वाले कवि बोधा जो है उसका वास्तविक नाम क्या है, बुद्धिसेन। भोजपुरी का भारतेंदु या शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है, तो भोजपुरी का भारतेंदु या शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी दास ठाकुर को। उसके बाद घनानंद जी को जो है प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। रीतिकाल में प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है, तो घनानंद जी को। अगर भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम के पीर का कवि पूछा जाए तो जयश्री जी का नाम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, कलिकाल का कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कालिदास जो है कालिदास जी को, जो कि संस्कृत के विद्वान हुए हैं, संस्कृत के आचार्य, उन्हें जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। नेमीचंद्र जैन को आलोचकों का आलोचक कहा जाता है।
शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कवियों का कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को। आलोचकों का आलोचक किसे कहा जाता है, तो नेमीचंद्र जैन को। अमीर खुसरो जी का तो हमने देख ही लिया था, हिंदुस्तान का तोता या तोताई हिंद के नाम से जाने जाते हैं। राजेंद्र बाला घोष को कहा जाता है बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। महिला है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो बंग महिला के नाम से कौन जानी जाती है, तो राजेंद्र बाला घोष। हिंदी का पाणिनि हमने देख ही लिया, किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी गज़लों का राजकुमार जो है दुष्यंत कुमार जी को कहा जाता है। कलाधर या आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। उसके बाद जो है हरिवंश राय बच्चन को हल्लावादी कवि कहा जाता है। और अज्ञे को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। और धनपत राय का जो इनका वास्तविक नाम है प्रेमचंद जी का, कई बार पूछ लिया जाता है मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है, तो धनपत राय। और भारत का मैक्सिम गोर्की भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, सॉरी भाई, हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है। स्टील और एडिशन भी कहे जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। हिंदी का स्टील जो है बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। हिंदी का एडिशन जो है प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये आगे आने वाले प्रश्नों के माध्यम से हम देख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है हिंदी का मिल्टन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहा जाता है केशवदास जी को। युग का वैतालिक किसे कहा जाता है, युग का वैतालिक कहा जाता है भारतेंदु जी को। और पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है, पूरे ऋषि कुम्मन दास जी को। एक सेकंड भाई, पूरे ऋषि के नाम से जाने जाते हैं कुम्मन दास जी, जो अष्टछाप के प्रथम कवि रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है, हिंदी का लघु प्रसाद जो है जगदीश चंद्र माथुर जी को माना जाता है। उसके बाद आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है, श्री अब्दुल सैयद को रसीयद को जो है श्री अब्दुल रसीयद को क्या कहा जाता है, आधुनिक रसखान के नाम से ये जाने जाते हैं। और आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है, तो मिर्ज़ा नासिर हसन को आधुनिक रहीम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी को शब्द सम्राट कोश के नाम से जाना जाता है। साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को साहित्य का महारथी के नाम से जाना जाता है। और हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है, बिहारी जी को। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिन्होंने बिहारी सतसई लिखकर हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो बिहारी जो है हिंदी का गालिब के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी का गोल्डन स्मिथ किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सियाराम शरण गुप्त को। उसके बाद हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है, हिंदी का टेनिसन जो है निम्नलिखित में से बाबू जगन्नाथ दास जी को कहा जाता है। बिहार का महावीर द्विवेदी किसे कहा जाता है, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी माना जाता है शिव पूजन शाही जी को। इस प्रकार से जो है आज की क्लास में हमने लगभग उन सभी साहित्यकारों को नाम के उपनामों को देख लिया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम बार बार रिवाइज करते हुए अपनी हिंदी विषय से संबंधित तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई भाई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।